टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। काफी हद तक आपको लग रहा होगा कि सर्विस टैक्स आपने पढ़ा हुआ है अभी लेटेस्ट, उससे मिलते जुलते जो हैं यहाँ पर चीजें चल रही हैं। द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज शैल बी एज अंडर द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, इनवॉइस इश्यू की जो डेट है वो, या फिर द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। इनवॉइस डेट या पेमेंट की रिसिप्ट की डेट, दोनों में से जो अर्लियर है। अगर इनवॉइस प्रिस्क्राइब पीरियड के अंदर इश्यू कर दी है तो इफ द इनवॉइस इज इशूड विद इन द प्रिस्क्राइब पीरियड, तो उस केस में वो हम ले लेंगे टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज जैसे उधर हमने सर्विस टैक्स में लिखे 30 डेज के अंदर इश्यू कर देनी चाहिए थी, तो इसी तरह यहां बोला द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। अगर इनवॉइस प्रिस्क्राइब पीरियड के अंदर जो है इश्यू कर दी गई है। दूसरा बोल रहा है द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, सर्विस जब कंप्लीट हो गई, और द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर इफ द इनवॉइस इज नॉट इश्यूड विद इन द प्रिस्क्राइब पीरियड। अगर इनवॉइस प्रिस्क्राइब पीरियड में इशू नहीं करी तो उस केस के अंदर जब आपने प्रोविजन कंप्लीट कर दिया, सर्विस कंप्लीट हो गई, या फिर जब आपको पेमेंट मिल गया, उनमें से जो पहले हो गया वो आपका टाइम मान लिया जाएगा ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। नेक्स्ट बोला द डेट ऑन विच द रिसिपिएंट शोज द रिसिप्ट ऑफ सर्विसेज इन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन अ केस वेयर द प्रोविजन ऑफ 1 और 2 डज नॉट अप्लाई। ठीक है, जब बुक्स के अंदर उसने एंट्री दिखाई है रिसिप्ट की तब मान लिया जाएगा, अगर 1 और 2 नहीं लग रहा है तो। प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, ये बोल रहा है सिंस द proposed GST framework will work on the principle of destination based consumption tax, place of supply rules play an important role to build up the mechanism to determine the taxable jurisdiction for the smooth implementation of GST। जैसा मैंने आपको बताया कि GST जो है डेस्टिनेशन बेस्ड प्रिंसिपल को अडॉप्ट करता है, मतलब जहां पर गुड सप्लाई किए जा रहे हैं, जो बायर जहां पर लोकेटेड है। ये तो प्लेस ऑफ सप्लाई रूल जो है इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ जीएसटी। इट बिकम्स मोर इंपॉर्टेंट इन द केस ऑफ इंटरस्टेट ट्रांजैक्शंस। इंटरस्टेट ट्रांजैक्शंस अगर कैरी ऑन किए जा रहे हैं तो उस केस में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। एंड ई कॉमर्स ट्रांजैक्शंस, बिकॉज इंटरस्टेट है तो इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज विद इन द स्टेट है ना, क्या दिक्कत है, स्टेट गवर्नमेंट एक ही है। Thus, the relevant provisions have been prescribed for determining the place of supply of goods and or services under Chapter 4 of Draft IGST Act। ठीक है, दो है ना, CGST, SGST और तीसरा IGST, इंटर स्टेट पे ये चलता है IGST। नेक्स्ट बोला डिटर्मिनेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वैल्यू कैसे डिटरमाइन करेंगे, इस रिगार्ड में जो है ड्राफ्ट GST वैल्यूएशन रूल्स जो है, determination of the value of supply of goods and services rules 2006 has been prescribed। जैसे पहले हमारे एक्साइज में और वो वैल्यूएशन रूल्स चलते थे, इसी तरह जीएसटी के वैल्यूएशन रूल्स आए हैं। तो आप लोग देखिए, ये मत सोचिए कि आपने जो पुराना पढ़ा है वो आपके कुछ काम नहीं आएगा। जो नींव है ना, जो नींव वो ही है, वो जीएसटी को वो ही अच्छे से समझ पाएगा जिसने पहले एक्साइज कस्टम पढ़ा हुआ है, सर्विस टैक्स पढ़ा हुआ है, तो आप रिलेट कर पाएंगे। अब मान लो कि कोई 2 साल बाद बच्चा आगे पढ़ेगा सीधे जीएसटी, तो उसकी नींव उतनी स्ट्रांग नहीं हो पाएगी जितनी आपकी थी, बिकॉज बेसिक्स वही चल रहे हैं। तो आपको पुराना लॉ भी अगर पता होगा तो यू आर एट एन एडवांटेजियस पोजीशन एज कंपेयर टू द स्टूडेंट्स हु विल कम इन फाइनल आफ्टर 2 और 3 अटेम्प्ट्स हु विल स्टडी जीएसटी डायरेक्टली। जहां तक मुझे लगता है कि एक्साइज कस्टम सर्विस टैक्स का बेसिक जो बैकग्राउंड है उसको दिया जाएगा उस स्टूडेंट को भी जीएसटी के साथ साथ, कि पहले के टाइम में क्या होता था। आपको तो खैर पता ही है पूरा डिटेल के अंदर। सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अंडर आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी एक्ट। सप्लाई के ऊपर जो है कैसे वैल्यूएशन होगा। मेथड्स प्रिस्क्राइब्ड फॉर डिटरमिनेशन ऑफ वैल्यू, क्या क्या मेथड है। पहला है ट्रांजैक्शन वैल्यू मेथड, एक्साइज में हमने पढ़ा था ट्रांजैक्शन वैल्यू मेथड।
The value of goods and or services shall be the transaction value, that is the value determined in monetary terms. जो उसकी वैल्यू ट्रांजेक्शन वैल्यू डिटरमाइन की गई है मॉनेटरी टर्म्स में, जितने में वो खरीदा गया है वो उसकी वैल्यू हो जाएगी. दूसरा है कंपैरिजन मेथड, जहां पर वैल्यू नहीं डिटरमाइन की जा सकती अकॉर्डिंग टू ट्रांजेक्शन वैल्यू मेथड, तो उस केस में वैल्यू डिटरमाइन की जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजेक्शन वैल्यू ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज ऑफ लाइक काइंड, मतलब उससे मिलते जुलते गुड्स एंड सर्विसेज की क्या वैल्यू है, सप्लाइड एट और अबाउट द सेम टाइम टू द कस्टमर्स. अगला है कंप्यूटेड वैल्यू मेथड. कंप्यूटेड वैल्यू मेथड क्या है? वेयर वैल्यू कैन नॉट बी डिटरमाइन अंडर द कंपैरिजन मेथड. कंपैरिजन मेथड से भी जहां डिटरमाइन नहीं हो पाती है तो उस केस में जो है इट शैल बी बेस्ड ऑन अ कंप्यूटेड वैल्यू विच शैल इंक्लूड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चर और प्रोसेसिंग ऑफ द गुड्स और द कॉस्ट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, द चार्जेस इफ एनी, डिजाइन, ब्रांड, अमाउंट टुवर्ड्स प्रॉफिट एंड जनरल एक्सपेंसेस and usually reflected in the supply of goods and or services of the same class or kind as the goods or services being valued which are made by other suppliers. मतलब कॉस्ट ले लो, कॉस्ट के ऊपर रीजनेबल प्रॉफिट ऐड कर दो, वो आपका कंप्यूटेड वैल्यू मेथड हो जाएगा. नेक्स्ट है आपका रेजिडुअल मेथड. वैल्यू अगर कंप्यूटेड वैल्यू मेथड से भी नहीं निकल पाई, उस केस में रीजनेबल एंड कंसिस्टेंट मीन्स अडॉप्ट करते हुए आप जो है रेजिडुअल मेथड से वैल्यूएशन करोगे. वैल्यूएशन इन सर्टेन अदर केसेस, ये बोल रहा है प्रोविजंस प्रिस्क्राइब्ड इन रिलेशन टू द वैल्यूएशन इन द केस ऑफ प्योर एजेंट such as exclusion of expenditure or cost incurred by the service provider as a pure agent of the recipient of service subject to fulfillment of conditions. प्योर एजेंट का जो वैल्यूएशन होता था उस तरह से किया जाएगा. मनी चेंजर आगे बोल रहा है ये. मनी चेंजर के केस में द वैल्यू शैल बी द इक्वल टू द डिफरेंस इन द बाइंग रेट एंड सेलिंग रेट. बाइंग और सेलिंग रेट में जो डिफरेंस है एज द केस में बी अंडर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई रेफरेंस रेट फॉर दैट करेंसी. पढ़ा था हमने सर्विस टैक्स में, याद आ रहा है? वही चीज है. पेमेंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी एंड अदर अमाउंट्स. इंटरेस्ट, पेनल्टी, टैक्स किस तरह से पे किया जाएगा? एवरी डिपॉजिट टुवर्ड्स टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस और एनी अदर अमाउंट बाय अ टैक्सेबल पर्सन शैल बी मेड बाय इंटरनेट बैंकिंग और बाय यूजिंग क्रेडिट और डेबिट कार्ड. इंटरनेट बैंकिंग से करो या तो पेमेंट, या क्रेडिट डेबिट कार्ड से करो, या नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एनईएफटी करवाओ, या रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट आरटीजीएस करवाओ, और बाय एनी अदर मोड जो प्रिस्क्राइब किए जाएंगे. The amount shall be credited to the electronic cash ledger of such person to be maintained in the manner as may be prescribed. इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अंदर जो है वो अमाउंट क्रेडिट कर दिया जाएगा और उसको मेंटेन करेंगे पेमेंट के लिए. अभी जो है जब मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं, आज ही के दिन जो है जीएसटी की रेट्स जो है गवर्नमेंट की तरफ से आई है. फाइनल जीएसटी रेट्स आउट हुई है. इनके जो स्लैब हैं वो फिक्स किए गए हैं 5%, 12%, 18% और 28% पे. 5% के अंदर जो है आपकी सारी एसेंशियल कमोडिटीज, फूड आइटम्स जो कि बहुत एसेंशियल है, जैसे और साथ में जैसे आपकी माचिस है और ऐसी कमोडिटीज जो डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा यूज आती है और एक आम इंसान के बहुत ज्यादा यूज आती है, गरीब लोगों के, वो सारी 5% में रखी गई है. 28% के अंदर आपकी लग्जरी कार्स और कुछ जो लग्जरी आइटम्स हैं उनको रखा गया है. तो 5, 12, 18 और 28% गवर्नमेंट की तरफ से आई है. अभी ये पार्लियामेंट में पास होगी तो उसके बाद जो है रेट्स एप्लीकेबल हो जाएंगी. बट आपको अभी इस पे क्वेश्चन नहीं आएगा बिकॉज only 2 months are left in your exams. Returns. Every registered taxable person shall be required to furnish the following returns. एक तो मंथली रिटर्न, ये बोल रहा है एवरी रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन शैल हैव टू फाइल ए मंथली रिटर्न इलेक्ट्रॉनिकली ऑफ इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाईज. इनवर्ड सप्लाईज एंड आउटवर्ड सप्लाईज मतलब कितना सप्लाई उसको हुआ है और कितना उसने किया है.
इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना लिया है, टैक्स कितना पेबल है, कितना पे कर दिया, एंड अदर पर्टिकुलर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब, कितने दिन के अंदर, विद इन 20 डेज आफ्टर द एंड ऑफ सच मंथ, महीना खत्म होने के 20 दिन के अंदर। अच्छा, कंपोजिशन स्कीम अगर आपने अडॉप्ट करी है, अगर कंपोजिशन स्कीम अडॉप्ट की है तो उस केस के अंदर जो है आपको रिटर्न फर्निश करनी पड़ेगी क्वार्टरली, विद इन 18 डेज ऑफ द एंड ऑफ द क्वार्टर। उसके बाद टीडीएस रिटर्न जो है आपकी, हर वो रजिस्टर्ड पर्सन, मतलब हर वो रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन जिसको टीडीएस काटना पड़ता है एट सोर्स, उसको रिटर्न फर्निश करनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉनिकली, सॉरी, विद इन 10 डेज आफ्टर द एंड ऑफ द मंथ। मंथली जो है 10 तारीख तक रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी टीडीएस की। इसके बाद इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर जो है, हर एक इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को जो है कैलेंडर मंथ, हर एक कैलेंडर मंथ के लिए या पार्ट देयर ऑफ के लिए इलेक्ट्रॉनिकली जो है रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी महीना खत्म होने के 13 दिन के अंदर अंदर। उसके बाद फर्स्ट रिटर्न के बारे में बताता है कि हर एक रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन जो रजिस्टर हुआ है उसको फर्स्ट रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी कब, फ्रॉम द डेट ऑन विच ही बिकम्स लायबल टू रजिस्ट्रेशन, जब वो रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हो गया उस डेट से टिल द एंड ऑफ द मंथ इन विच द रजिस्ट्रेशन हैज बीन ग्रांटेड, जिस महीने में रजिस्ट्रेशन दिया गया उस महीने के एंड तक जो है आपको उस पीरियड के बीच में रिटर्न फाइल करनी है, फर्स्ट रिटर्न। उसके बाद एनुअल रिटर्न, एनुअल रिटर्न आपको फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के, फाइनेंशियल ईयर जैसे मान लो 31 मार्च 2016 को खत्म हो रहा है तो आपको 31 दिसंबर 2016 तक एनुअल रिटर्न भरनी है, फाइल करनी है। और एक होती है फाइनल रिटर्न, हर एक रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन को जो अप्लाई करता है फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, every registered taxable person who applies for cancellation of registration shall have to furnish a final return, कितने टाइम में, within 3 months of the date of cancellation or date of cancellation order, या तो 3 महीने कहां से, डेट ऑफ कैंसिलेशन से या फिर डेट ऑफ कैंसिलेशन ऑर्डर से, whichever is later in prescribed form। इसके बाद आपका यूटिलाइजेशन बता रहा है इनपुट टैक्स क्रेडिट का कैसे कर सकते हैं, जैसा हम स्टैंडर्ड क्रेडिट में देखते थे ना यूटिलाइजेशन, तो यहां पर भी देखेंगे हम लोग। सीजीएसटी का पहली प्रेफरेंस सीजीएसटी को दी जाएगी इनपुट टैक्स क्रेडिट यूटिलाइज करने के लिए, अगर सीजीएसटी में पूरा नहीं हो पाता तो आईजीएसटी को उससे जो है उसकी क्रेडिट आईजीएसटी के लिए ले ली जाएगी। एसजीएसटी के लिए पहली प्रेफरेंस एसजीएसटी, दूसरी प्रेफरेंस आईजीएसटी। आईजीएसटी अगर है तो उसकी पहली प्रेफरेंस आईजीएसटी, दूसरी प्रेफरेंस सीजीएसटी और तीसरी प्रेफरेंस एसजीएसटी। तो ये आपको प्रेफरेंस वाइज दे रखा है कि सीजीएसटी को अपन केवल यूटिलाइज कर सकते हैं अगेंस्ट सीजीएसटी और अगेंस्ट आईजीएसटी। सीजीएसटी का क्रेडिट एसजीएसटी से आप नहीं ले सकते हो, इसी तरह एसजीएसटी का क्रेडिट आप सीजीएसटी से नहीं ले सकते हो, आईजीएसटी से दोनों का ले सकते हो। It is to be noted that input tax credit on account of CGST shall not be available for payment of SGST and vice versa। अगला आपका ये रिफंड का बता रहा है कि रिफंड किस तरह से मिलेगा। कोई भी पर्सन अगर रिफंड के लिए अप्लाई करता है, कोई भी टैक्स या इंटरेस्ट रिफंड के लिए अप्लाई करता है, उसको जो है एप्लीकेशन देनी पड़ेगी इस रिगार्ड के अंदर प्रॉपर ऑफिसर को, आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी का जो प्रॉपर ऑफिसर है, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 2 years फ्रॉम द रेलिवेंट डेट इन सच फॉर्म एंड इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब। 2 साल के एक्सपायर खत्म होने के पहले जो है उसे एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। हाउएवर ये जो लिमिटेशन पीरियड है 2 साल का, इट शैल नॉट अप्लाई वेयर सच टैक्स और इंटरेस्ट और द अमाउंट रेफर्ड टू अबोव हैज बीन पेड अंडर प्रोटेस्ट। ये अमाउंट अगर प्रोटेस्ट के अंदर पे किया गया है तो ये 2 साल का पीरियड नहीं लगेगा। A taxable person may also claim refund of any unutilized tax credit at the end of any tax period
अनयूटिलाइज क्रेडिट रह गया कोई तो उसके रिफंड के लिए भी क्लेम कर सकता है टैक्स पीरियड के खत्म होने के बाद, सब्जेक्ट टू स्पेसिफाइड कंडीशन। अगला कॉन्सेप्ट आपका है ई कॉमर्स, टैक्स एट सोर्स टू बी डिडक्टेड ऑन ऑनलाइन सेल्स ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज। अगर आप ऑनलाइन सेल कर रहे हैं गुड्स या सर्विसेज का तो आपका टीडीएस जो है टैक्स एट सोर्स, टैक्स एट सोर्स, टैक्स एट सोर्स जो है ई कॉमर्स के अंदर जो है वो कट जाएगा जैसे ही आप ऑनलाइन सेल करेंगे या गुड्स और सर्विसेज की। तो ये बोल रहा है एवरी ई कॉमर्स ऑपरेटर हु इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली who indirectly owns, operates or manages an electronic platform that is engaged in facilitating the supply of the goods or services or in providing any information or any other services incidental like Amazon, Flipkart, etc. but shall not include person engaged in supply of such goods or services on their own behalf। अगर वो खुद के behalf पर goods and services सेल कर रहे हैं, अगर वो खुद के बिहाफ पे सप्लाई कर रहे हैं, मान लो मेरी क्लासेस है कार्तिक चौधरी क्लासेस, तो मैं अगर खुद की क्लासेस सेल कर रहा हूं तो मेरे ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। ये किन के लिए एप्लीकेबल होगा? जो कि इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं दूसरों को अपनी गुड्स और सर्विसेज सप्लाई करने के लिए। ठीक है, अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसे हैं, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवा रहे हैं दुनिया भर के जो सेलर्स हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको। तो ये जो आपके ई कॉमर्स वाले कंपनीज हैं, दे शैल एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ एनी अमाउंट टू द अकाउंट ऑफ द सप्लायर ऑफ द गुड, सप्लायर के अकाउंट में जब पैसा जाता है तो उस केस में क्या होता है, और सर्विसेज एट द टाइम ऑफ, उनको जो है वो टैक्स एट सोर्स काट लेना है, और एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ एनी अमाउंट इन कैश और बाय एनी अदर मोड विच एवर इज अर्लियर, जो भी अर्लियर है, they should collect an amount out of the amount payable or paid to the supplier। सप्लायर को जो पैसा देना है उसमें से कुछ अमाउंट काट लेना है, representing the consideration towards the supply of the goods and or services made through it, calculated at such rate as may be notified। तो इनको टैक्स काट के देना है। आगे है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो मैंडेट कर सकती है सर्टेन डिपार्टमेंट्स को, लोकल अथॉरिटीज को, गवर्नमेंटल एजेंसीज को कि आप लोग जो है 1% से टैक्स डिडक्ट करें, डिडक्ट टैक्स एट द रेट ऑफ 1% ऑन नोटिफाइड गुड्स एंड सर्विसेज वेयर द टोटल वैल्यू ऑफ सच सप्लाई अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट एक्सीड्स 10 लाख। अगर 10 लाख से ज्यादा का कॉन्ट्रैक्ट है तो आप टीडीएस 1% काटें। आगे बोल रहा है जीएसटी कंप्लायंस रेटिंग स्कोर। हर एक टैक्सेबल पर्सन को एक जीएसटी कंप्लायंस रेटिंग स्कोर दिया जाएगा बेस्ड ऑन हिज रिकॉर्ड ऑफ कंप्लायंस, कि भाई उसने कितने अच्छे से जो है कंप्लायंस किया है विद द प्रोविजंस ऑफ जीएसटी एक्ट। उसका हौसला बढ़ाने के लिए कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत अच्छे से कंप्लायंस कर रहे हो। द जीएसटी कंप्लायंस रेटिंग स्कोर शैल बी अपडेटेड एट पीरियडिकल इंटरवल्स एंड इंटीमेटेड टू द टैक्सेबल पर्सन एंड ऑल्सो प्लेस्ड इन पब्लिक डोमेन। पब्लिक डोमेन में भी रखा जाएगा। इससे क्या है, जैसे बड़ी कंपनीज हैं तो उनका जो स्कोर है वो सबको पता पड़ेगा, विच इन रिटर्न शैल एनहांस द रेप्यूटेशन ऑफ द टैक्सेबल पर्सन। तो पता पड़ेगा कौन सी कंपनीज अच्छे से कंप्लायंस करती है, कौन सी कंपनीज जो है वो कंप्लायंस नहीं करती है, फर्जीवाड़ा करती है। तो जीएसटी रेटिंग स्कोर आने से पब्लिक को एट लार्ज पता पड़ पाएगा। अच्छा, फिर ये बोला इश्यूएंस ऑफ नोटिफिकेशन फ्रॉम रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट अगर काउंसिल रिकमेंड करता है तो ये जो रूल्स हैं, इंक्लूडिंग रूल्स कंफेरिंग द पावर ऑफ इश्यू ऑफ नोटिफिकेशन विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट अंडर दोज रूल्स टू कैरी इनटू इफेक्ट द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से भी रूल्स जो है वो मैंडेट में लाए जा सकते हैं। ट्रांजिशनल प्रोविजंस, ट्रांजिशन का मतलब पता है, एक जगह से हम दूसरी जगह जाते हैं उसको बोलते हैं ट्रांजिशन। तो अभी हम पुराने सिस्टम से नए सिस्टम पर आ रहे हैं, तो एक ट्रांजिशनल शिफ्ट हो रहा है, तो ये ट्रांजिशनल प्रोविजंस बोलते हैं। दे हैव आल्सो बीन प्रोवाइडेड इन रेस्पेक्ट ऑफ वेरियस मैटर्स व्हिच इंक्लूड्स माइग्रेशन ऑफ एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स टू जीएसटी। जीएसटी में लाना है एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स को,
ट्रीटमेंट ऑफ कैरी फॉरवर्ड सैंडविच क्रेडिट एंड अनअवेल्ड सैंडविच क्रेडिट, जो पुराना क्रेडिट पड़ा था उसको कैसे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। इश्यू ऑफ सप्लीमेंट्री इनवॉइस डेबिट और क्रेडिट नोट्स वेयर प्राइस इज रिवाइज इन परसेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, प्राइस रिवाइज हो गई तो सप्लीमेंट्री इनवॉइस इशू करनी पड़ेगी, डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स इशू करने पड़ेंगे बिकॉज प्राइस रिवाइज हो जाएगी जीएसटी आने के बाद। पेंडिंग रिफंड क्लेम टू बी डिस्पोज ऑफ अंडर अर्लियर लॉ, जो पहले के रिफंड क्लेम है उनको अर्लियर लॉ में ही उनका निपटारा कर दिया जाए। ट्रीटमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म कंस्ट्रक्शन वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट एक्सेट्रा, उनका ट्रीटमेंट किस तरह होगा, जो चालू तो हुए थे पुराने लॉ में और चलते जाएंगे जीएसटी के अंदर, तो उसमें कैसे ट्रांजिशन होगा। फुल टैक्स ऑफ ड्राफ्ट मॉडल जीएसटी लॉ इज अवेलेबल, आप इस पे देख सकते हैं अगर टाइम हो आपके पास तो।